नमस्कार दोस्तों। आज हम 24 और 25 अक्टूबर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं पहली खबर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर में श्री सत्य साई नर्सिंग कॉलेज का किया उद्घाटन। ये जो कॉलेज है ये सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल, इसमें नवजीवन उपहार बच्चों के तहत 5 बच्चों को स्वस्थ होने पर दी गई विदाई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अटल नगर नया रायपुर स्थित सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल परिसर में इस नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। हम जानते हैं कि सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल जो है वो सत्य साई ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है और इस अस्पताल में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाता है और ऑपरेशन किया जाता है। अभी तक वर्तमान में 33,000 से अधिक बच्चों का जटिल हृदय ऑपरेशन किया जा चुका है। दूसरी खबर है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्योत्सव 2024 की तैयारियों की समीक्षा की। हम जानते हैं छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव एक नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष दिवाली के कारण यह त्योहार इसका आयोजन जो है 4 से 6 नवंबर तक के बीच होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर पर अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने एवं दीपोत्सव मनाने की अपील की है। साथ ही यह भी बताया कि राज्योत्सव के अवसर पर अटल नगर में 10,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। नया रायपुर के राज्योत्सव स्थल तक आने जाने के लिए आम जनता के लिए परिवहन की सुविधा रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। राज्योत्सव के दौरान स्थल पर प्रत्येक शाम जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति संध्या में बॉलीवुड सिंगर्स शान, नीति मोहन, इंडियन आइडल विजेता पवनदीप एवं अरुणिता भी होंगे आकर्षण का केंद्र। संस्कृति संध्या में 4 नवंबर को श्री शांतनु मुखर्जी यानी जो शान है सिंगर शान वो आएंगे। 5 नवंबर को बॉलीवुड सिंगर नीति मोहन आएंगी। 6 नवंबर को जो है जो इंडियन आइडल के विजेता हैं पवनदीप और अरुणिता भी आएंगी। 6 नवंबर को ही राज्य अलंकरण समारोह होगा, जिसमें उत्कृष्ट कार्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा, राज्य अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। राज्योत्सव स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, है ना, और निजी संस्था और पीएसयू के लिए भी अलग से हैंगर बनाए जाएंगे। यहाँ जो राज्योत्सव स्तर पर शिल्पग्राम बनेगा और फूड कोर्ट बनाया जाएगा जो आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ ट्राइबल फूड भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बच्चों के लिए फन पार्क और झूले भी होंगे। तीसरी खबर है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को आज छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री RS विश्वकर्मा ने आयोग का प्रतिवेदन सौंपा। इस आयोग का गठन कब किया गया था तो 3 माह पहले अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के लिए किया गया था। अध्यक्ष श्री RS विश्वकर्मा। चौथी खबर है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक संपन्न की गई। इस समिति ने डोंगरगढ़, कबीरधाम, मुंगेली, कटघोरा रेल मार्ग के लिए 300 करोड़ की स्वीकृति दी। संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म के खनिज अन्वेषण, खनिज ब्लॉक नीलामी, खानों IT आधारित विनियमन हेतु 83 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। बैठक में राज्य में खनिज राजस्व और वृद्धि की संभावनाओं के अध्ययन, कार्यवाही तथा खनन क्षेत्र में सुधार हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं की सेवा लेने के लिए 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दिए जाने का निर्णय किया गया। अब ये होता क्या है, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि क्या होता है? तो खनिज विभाग द्वारा जो प्रतिवर्ष जो भी राजस्व प्राप्त होता है उस राजस्व का 5% जो है खनिज विकास निधि के रूप में आरक्षित किया जाता है। इस निधि से सलाहकार समिति की अनुशंसा पर संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, CMDC, रेल एवं सड़क परिवहन तथा खनन क्षेत्र में आवश्यक अधोसंरचना निर्माण के लिए राशि प्रदान की जाती है। 5वीं खबर है राज्यपाल श्री डेका ने श्रीमती बृजपाल टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया। अभी श्रीमती बृजपाल टंडन कौन है? तो राज्यपाल श्री रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्री बलराम दास जी टंडन की धर्मपत्नी श्रीमती बृजपाल टंडन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वे 91 वर्ष की थी और उनका गत दिवस चंडीगढ़ में निधन हो गया। 6वीं खबर है आवास मेले में उप मुख्यमंत्री श्री शाह ने 404 हितग्राहियों को बांटे वन अधिकार पत्र।
इस 404 में 67 पहाड़ी कोरवाओं को, 36 बिरहोरों को, 303 अनुसूचित जनजाति परिवार को वनाधिकार पट्टा दिया गया। कोरबा के टीपी नगर में आयोजित नगर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास मेला समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि श्री मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि वनांचल क्षेत्रों में कई दशकों से जीवन यापन कर रहे परिवारों को वन अधिकार पत्र प्राप्त होने में उन्हें बेदखली के भय से मुक्ति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन के निर्देशन में कोरबा जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य वाले इलाकों को प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत शिविर लगाए जा रहे हैं। हमने आज इसके ऊपर प्रश्न भी किया प्रधानमंत्री जनमन योजना ऊपर। शिविर के माध्यम से पहाड़ी कोरबाओं तथा बिरहोर जनजातिक समाज के लोगों को जागरूक करने के तथा उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। माध्यम से पीवीटीजी के पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता खोलने हेतु एवं प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन प्राप्त करने के लाभान्वित किया जा रहा है। कोरबा जिले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के परिवारों, अनुसूचित जनजाति सहित अन्य हितग्राहियों को वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा संशोधित अधिनियम 2012 के अंतर्गत वन अधिकार पत्र भी वितरित किया जा रहा है। इसके ऊपर भी हमने एक सवाल किया था। जिले में अब तक 56,711 वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है। इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने किए गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सातवीं खबर जो है, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एग्री कार्निवल चल रहा था उसके ऊपर है। तो राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी, इसमें जो है जलवायु कुशल कृषि एवं प्राकृतिक खेती पर एक कार्यशाला संपन्न की गई, जिसपे जलवायु परिवर्तन के साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण विभिन्न फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, जिससे मानव के मूलभूत आहार की आवश्यकताओं पर असर पड़ सकता है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के चरम मौसम की घटनाओं से कृषि में होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए उनके अनुकूल शमन रणनीतियों जैसे जलवायु कुशल कृषि, प्राकृतिक कृषि, किसानों के प्रक्षेत्र पर क्रियान्वयन हेतु मंथन किया गया और कार्य योजना बनाई गई। दूसरा, इसमें एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डिजिटल एग्री विलेजेस पर एक कार्यशाला हुई, जिसमें बदलते परिवेश में इंटरनेट के प्रसार से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तकनीक, मौसम, रोग व्याधि प्रबंधन एवं मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भविष्य की भूमिका के अनुरूप नए डिजिटल टूल्स की विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। डिजिटल तकनीक के उपयोग के लिए युवा पीढ़ी की क्षमता विकास के लिए निरंतर प्रशिक्षण किए जाने की जरूरत को भी प्रतिपादन किया गया। हम जानते हैं कि आज के डेट में डिजिटल क्रांति कितनी जरूरी है। आठवीं खबर पीएम श्री योजना के ऊपर है। पीएम श्री योजना हमने कई बार पढ़ा है। तो राजनांदगांव में पीएम श्री विद्यालयों में जिला स्तरीय बौद्धिक प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें बच्चों ने हुनर दिखाया। ये 4 श्रेणियों में, ये स्पर्धा जो बौद्धिक स्पर्धा है वो 4 श्रेणियों में हुई। पहला है विद्या वैभव, दूसरा है मंथन मंडल, तीसरा डिजिटल क्वेस्ट, चौथा स्थानीय स्थलों की खोज प्रतियोगिता, जिसमें विद्या वैभव ओलंपियाड के अंतर्गत क्विज, वाद विवाद, रचनात्मक कला एवं खेल जैसी विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य समग्र विकास को बढ़ावा देना है, प्रतिभा को पोषित करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना तथा रचनात्मक एवं नवाचार को बढ़ावा देना है। इसी तरह मंथन मंडल जो दूसरा स्तर था, जिसे डिबेट क्लब भी कह सकते हैं, अंतर्गत विकसित राष्ट्र एवं एक राष्ट्र और एक चुनाव के बाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व और टीम वर्क की भावना को विकसित करना था। तीसरा, जो डिजिटल क्विज के माध्यम से छात्र पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों की पहचान करेंगे तथा शिक्षकों की सहायता से लेकर मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। चौथा जो हुआ स्थानीय स्थलों की खोज के अंतर्गत प्रतियोगिता का उद्देश्य सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक जागरूकता भावना को विकसित करना था। 9वीं खबर प्रधानमंत्री स्वनिधि के ऊपर थी। से एक व्यक्ति हैं सालिक राम की बदली जिंदगी, ये न्यूज आई थी। अब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर। तो यहाँ मुख्य है, यह आपका होमवर्क है कि पीएम स्वनिधि के बारे में आप पढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी भारत सरकार की। 10वीं खबर है राज्य स्तरीय पठन महोत्सव का हुआ आयोजन। राज्य में शैक्षणिक परिदृश्य को सुदृढ़ बनाने एवं बच्चों के बुनियादी साक्षरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय पठन महोत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के तहत
एवं नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को के अनुरूप बुनियादी साक्षरता कौशल को विकसित करने के लिए एवं बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई। निपुण भारत मिशन और नई शिक्षा नीति 2020 दोनों इम्पोर्टेंट है। कार्यक्रम का आयोजन राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद SCERT रायपुर के तत्वाधान में और रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट, ये ट्रस्ट है, तथा USAID के सहयोग से किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य पठन के प्रति जागरूकता फैलाना था। 11वीं खबर है, पंजीयन विभाग ने नई ऑनलाइन सर्च एवं नकल सुविधा से नागरिकों को मिलेगी राहत। किसकी? तो पंजीयन, छत्तीसगढ़ शासन पंजीयन विभाग की। पंजीयन विभाग ने नई एक ऑनलाइन सर्च एवं नकल सुविधा शुरू की है, जिसमें नागरिकों को रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है, सुविधापूर्ण बनाया जा रहा है, पारदर्शी बनाया जा रहा है। संपत्ति धोखाधड़ी को रोकने की दिशा में कारगर कदम है। अब संपत्ति संबंधी रजिस्ट्री की जानकारी एवं सत्यापित नकल घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ जो है नागरिक जो है संपत्ति क्रय विक्रय से पहले उसके रजिस्ट्री और संबंधित लेन देन के विवरण आसानी से देख सकते हैं। एक निर्धारित शुल्क जमा कर वे पक्षकार का नाम, ग्राम, खसरा नंबर आदि दर्ज कर उस संपत्ति संबंधित रजिस्ट्री के दस्तावेज की खोज भी कर सकते हैं। इसके अलावा लोग ऑनलाइन सत्यापित रजिस्ट्री की नकल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर काटने की अब जरूरत नहीं रहेगी, आम जनता को सुविधा होगी। इसके साथ साथ वित्तीय संस्थाओं को भी सुविधा होगी, क्योंकि बैंक या वित्तीय संस्थाएं जब संपत्ति के विरुद्ध ऋण देते हैं तो उस समय उनकी सर्च रिपोर्ट की मांग की जाती है, जो अब आसानी से मिल जाएगी। 12वीं खबर है, छत्तीसगढ़ में हो रहा खेल सुविधाओं का तेजी से विकास। खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी ने कहा, उन्होंने सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया, जिसमें स्कूली बच्चों की 5 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा खेल अधोसंरचना को तेजी से विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में 31 जिलों में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत, ये भी इम्पोर्टेंट योजना है, खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए कोच एवं प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जा रहा है। 13वीं खबर हमने रेरा के बारे में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है कि रेरा द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को पालन न करने के लिए 412 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया है। इन बिल्डर्स द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है। कुछ प्रोजेक्ट जो है समयावधि में पूर्ण नहीं हुए हैं, इसलिए भी उन्हें नोटिस दिया गया। तो मैंने रेरा के बारे में बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण संस्था है रियल एस्टेट सेक्टर में, बहुत सारे कार्य करती है, उनमें से ये कार्य भी शामिल है। 14वीं बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, पिछले एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बस्तर ओलंपिक के ऊपर है। बस्तर ओलंपिक 2024 की शुरुआत होने जाएगी। इसका थीम लाइन है, खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर। इसमें अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम, हम जानते हैं कि इसमें अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम होते हैं। तो विकासखंड स्तर पर इसकी शुरुआत जो है, खेल की शुरुआत जो है 1 नवंबर से शुरू होगी और 20 नवंबर तक चलेगी। और जिला स्तर पर जो है 21 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगी। और संभाग स्तर पर जो है प्रतियोगिता 26 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। ये सवाल कई बार आते हैं, तो समय आपको ध्यान रखना है, समय अवधि इसकी इम्पोर्टेंट है। बस्तर ओलंपिक में अनेक खेल हैं, खेलों के नाम भी पता होने चाहिए। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, रस्साकसी और अन्य भी खेल शामिल है, जिन्हें आपको ढूंढना पड़ेगा। 15वीं खबर हमने पढ़ी ही थी कि एक बटरफ्लाई मीट का आयोजन किया गया था, कहाँ, बार नवापारा अभ्यारण्य में। उसी का जो है समापन हुआ। उसमें प्रतिभागियों ने तितलियों की अनेक प्रजातियों से रूबरू हुए। 3 दिवसीय बटरफ्लाई मीट था, जो 21 से 23 अक्टूबर तक चला था। 16वीं खबर यहाँ से इम्पोर्टेंट खबर है कि क्योंकि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो छत्तीसगढ़, अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास में है। तो उनका राजभवन पहुंचने पर राज्यपाल श्री रमेन डेका जी ने और प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी जी ने आत्मीय स्वागत किया। यहाँ से लगभग राष्ट्रपति के ऊपर कुछ खबरें हैं, मैं उन्हें शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। 17वीं खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरखौती मुक्तांगन के सरगुजा प्रखंड का किया लोकार्पण। सरगुजा प्रखंड यानी ये सरगुजा की कल्चर को दर्शाने के लिए एक क्षेत्र का उद्घाटन, लोकार्पण किया। सरगुजा अंचल के आदिवासी समुदाय की जीवन शैली और उसके सांस्कृतिक व पुरातात्विक धरोहर को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ सरगुजा प्रखंड में पंडो जनजाति के
पारंपरिक जीवन शैली को दर्शाते हुए बांस और छिंद के पत्तों से बने घर को प्रदर्शित किया गया है। इन घरों में देवताओं के पूजा का विशेष स्थान होता है। इसी तरह पहाड़ी कोरवा जनजाति का आवास लकड़ी से बना होता है, जिसमें देवी देवताओं की आकृतियां नक्काशी की जाती है। यही उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक होता है। प्रखंड में निर्मित सामत सरना देवी शिव मंदिर, डीपाडी के प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष की प्रतिकृति जो 7वीं से 13वीं शताब्दी के हैं भी बनाया गया है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। संस्कृति के सब चीज़ें हैं, ये कभी पेपर में आ सकता है। ये जो हमने बात की मंदिरों की, ये स्थल पुरातात्विक और धार्मिक दो दृष्टि से महत्वपूर्ण रखते हैं। इसी तरह कोरिया और बैकुंठपुर महल का भारतीय वास्तुकला का उदाहरण है, उसको भी प्रदर्शित किया गया है। यह महल 1946 में पूर्ण हुआ था। इसकी अपनी ऐतिहासिक महत्ता है। इसी प्रखंड में प्रदर्शित माड़िया खंबा आदिवासियों के सामुदायिक समारोह में उपयोग की जाती है। माड़िया जनजाति की पहचान का प्रतीक है। इसे पूजा स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी तरह रामगढ़ की पहाड़ी पर सीता बेंगरा की गुफा, जिसे प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है, के अवशेष भी प्रदर्शित किए गए हैं। यह भरत मुनि की नाट्यशाला माना जाता है। यह रामगढ़ की पहाड़ी में, रामगढ़ की पहाड़ी में महाकवि कालिदास ने मेघदूत की भी रचना की थी। ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। 18वीं खबर है, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने महतारी वंदन योजना की 9वीं किस्त जारी की। ये दिवाली के पहले दिया गया है महिलाओं को। अभी तक राज्य में 59,68,000 यानी लगभग 70 लाख महिलाओं को दी जा चुकी है राशि। कितनी राशि दी जा चुकी है? तो 5,878 करोड़ 37 लाख राशि दी जा चुकी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन की महतारी वंदन योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं आर्थिक स्वावलंबन को सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत 21 वर्ष से अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है। 19वीं खबर है, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति और सशक्तिकरण पर केंद्रित पुस्तकों का किया विमोचन। छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित 3 पुस्तकों का विमोचन किया, जो क्रमशः हैं आदि नारी, आदिवासी महिलाओं की अस्मिता और गौरव गाथा। दूसरी पुस्तक है वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका। तीसरी पुस्तक है पोदड़ गुमा पेन करसार। अब तीनों पुस्तक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तीनों पुस्तक महत्वपूर्ण है। आदि नारी, आदिवासी महिलाओं की अस्मिता और गौरव गाथा पर आधारित पुस्तक में छत्तीसगढ़ की जनजातीय महिलाओं के दशकीय सामाजिक एवं आर्थिक विकास की यात्रा का उल्लेख किया गया है। उनकी शैक्षणिक प्रगति, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सांस्कृतिक योगदान, लिंगानुपात जैसे मानव विकास सूचकांक विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। दूसरी पुस्तक जो है वन अधिकारों के मान्यता अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में वन अधिकारों के अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक रूपरेखा से संबंध में विस्तार से बताया गया है, ताकि राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोगों को वन अधिकार अधिनियम का लाभ सुगमता से मिल सके। इस मार्गदर्शिका में वन अधिकारों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के समाधान के उपाय भी शामिल किए गए हैं। तीसरी पुस्तक जो है वो है पोदड़ गुमा पेन करसाड़। पुस्तक में गोंड जनजाति की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित है। इसमें ग्राम टेमरू पानी में हर 7 वर्ष में आयोजित होने वाली 75 दिवसीय धार्मिक आयोजन पोदड़ गुमा पेन करसाड़ के विधि विधान, नृत्य, संगीत और वाद्य यंत्रों का विस्तृत वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक हम बस्तर दशहरा के बारे में ही पढ़ते हैं। ये एक और आयोजन है पोदड़ गुमा पेन करसाड़, जो 75 दिवस तक चलता है। यह आयोजन गोंड समुदाय की पेन पूजा परंपरा और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और संवर्धित करने की एक महत्वपूर्ण प्रयास है। 20वीं खबर है, निष्ठा, नैतिकता और कुशलता के प्रति निरंतर काम करने वालों को सहज ही सम्मान प्राप्त होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र निर्माण में तकनीकी कौशल और ज्ञान के सही उपयोग पर उन्होंने जोर दिया। ये कहाँ कहा गया? तो ये NIT रायपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी। ये 14वीं दीक्षांत समारोह थी जिसमें उन्होंने शामिल हुए थे और 12 होनहार विद्यार्थियों को उनकी बेहतरीन शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए अपने हाथों से स्वर्ण पदक प्रदान किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि तकनीकी का विकास विज्ञान पर निर्भर होता है। इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक प्रगति के बारे में जानकारी बनाए रखना आप सबके लिए सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंक्लूजन
यानी डिजिटल क्षेत्र को जो समाज पर इंक्लूजन हो रहा है के क्षेत्र में भारत की सफलता ने पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया है। आप सभी लगन के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रही, सफलता और प्रतिष्ठा आपका अनुसरण कर दी। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए कहा कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना व्यक्तिगत जीवन को सार्थक और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और तकनीक का देश की सुरक्षा और समाज के कल्याण के लिए उपयोग करते हुए अपार यश अर्जित किया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत सरकार ने देश को ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की 3 वर्ष पहले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किया है। महत्वपूर्ण योजना है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर है क्या और ये मिशन क्यों लागू किया गया है। आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस की दृष्टि से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण होती है। सॉरी, ये है 21वीं खबर है। चिकित्सक हमेशा मानवीय मूल्यों के साथ कार्य करें, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा। वे एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई और वहां इन्होंने ये बात कही, जन कल्याण के लिए हो आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग। उन्होंने 10 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 514 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने मेडिकल प्रोफेशनल का कहा कि मेडिकल प्रोफेशनल का कार्य अत्यंत जिम्मेदारी भरा होता है और उनके निर्णय जीवन की रक्षा से जुड़े होते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहाँ से उत्तीर्ण चिकित्सक एवं पैरामेडिकल छात्र इस जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का निर्वहन पूरी तन्मयता और क्षमता के साथ करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। पिछले 1 दशक में देशवासियों को यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। आयुष्मान भारत योजना महत्वपूर्ण योजना है, के अंतर्गत बड़ी संख्या में नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। नए एम्स भी खोले जा रहे हैं। 12वीं खबर है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के समक्ष आदिवासियों ने पारंपरिक वेशभूषा में प्रसिद्ध लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। अब ये कौन कौन से लोक नृत्य थे? तो जिला सरगुजा विकासपूर्ण मैनपाट से ग्राम डांगन बुड़ा के नर्तक दल ने सरगुजा संभाग के आदिवासियों के प्रसिद्ध लोक नृत्य कर्मा का पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में धोती, कुर्ता, पगड़ी, मयूरपंख सहित और महिलाएं साड़ी ब्लाउज के साथ पैर में घुंघरू पहनकर मांदर और झांझ की बजाते हुए नृत्य का प्रदर्शन किया। कर्मा नृत्य लगभग हर खुशी के अवसर पर गाया जाता है। इम्पोर्टेंट बात है, कर्मा नृत्य किस विधा में है? तो हर खुशी के अवसर पर गाया जाता है। इसी प्रकार दंतेवाड़ा जिला के विकासखंड गीदम के ग्राम जोड़ तराई के नर्तक दल ने गौर नृत्य का पारंपरिक बस्तर के विभिन्न त्योहारों जैसे अमस तिहार, नवाखाई, आमा पंडुम, शादी विवाह आदि महिलाओं और पुरुषों के द्वारा मिलकर सामूहिक रूप से पारंपरिक नृत्य के प्रदर्शन किया। ये भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से त्योहार हैं? जिला जसपुर के विकासखंड कांसाबेल के ग्राम टाटे डांट के नर्तकों ने कर्मा अपने नृत्य के माध्यम से बताया कि कर्मा दशहरा के 4 दिन बाद गाड़ते हैं। शाम को करम डंगाल काटकर गाड़ते हैं और रात भर कर्मा नृत्य करते हैं। यही राजी कर्मा के नाम से भी जाना जाता है। राजी कर्मा इम्पोर्टेंट है। इसी दिन दीपावली कर्मा के दिन शाम को करम पेड़ के डगाल काटकर गाड़ते हैं और सुबह रात भर कर्मा नृत्य करते हुए सुबह विसर्जन करते हैं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा भी करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। 23वीं खबर है, मुख्यमंत्री ने श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की जयंती पर उन्होंने नमन किया। अब ये कौन है? ये महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने निर्भीक पत्रकार, प्रबंधक, लेखक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की 26 अक्टूबर को जयंती पर उन्हें नमन किया। राष्ट्र के लिए उनके अतुलनीय योगदान को याद करते हुए श्री साय ने कहा कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में विद्यार्थी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास किया है। उन्होंने कई पत्रिकाओं में लेखन संपादन करने के साथ स्वयं का हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र प्रताप भी शुरू किया। प्रताप इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपनी कलम की ताकत से अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा कि विद्यार्थी जी को उनकी देशभक्ति, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। 24वीं खबर है सुगा मैप के ऊपर। हमने सुगा मैप के बारे में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड थोड़ी सी और खबर है। ये संपत्ति धोखाधड़ी रोकने के महत्वपूर्ण कदम है, ये हम पढ़ चुके हैं। तकनीकी नवाचारों में निरंतर प्रयास से नागरिकों को सुविधा प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए NGDRS, ये क्या है? नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है।
प्रणाली के अंतर्गत नई सुविधा दी जा रही है। यह पहल धोखाधड़ी की संभावना को रोकने के लिए उठाई गई है ताकि संपत्ति के दस्तावेज पंजीयन को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाया जा सके। ऐप स्वचालित रूप से संपत्ति के अक्षांश और देशांतर को कैप्चर कर एनजीडीआरएस प्रणाली के ऑनलाइन आवेदन में स्टोर कर देता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से दस्तावेजों की पारदर्शिता और सुरक्षा में वृद्धि होगी। तो हम ऐप के बारे में जान चुके हैं कि उपयोग किया जा रहा है और इस न्यूज में हमने उसकी प्रणाली भी समझी। 25वीं खबर है कि श्रमिकों के बच्चे अब बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की प्रक्रिया 1 नवंबर से श्रमवीरों के लिए 3 नई योजना पर मुहर। श्रम मंत्री सह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल श्री लखनलाल देवांगन जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये सब निर्णय लिए गए। प्रदेश के 28 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए 3 नई योजनाओं पर बात की गई। प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की प्रक्रिया की शुरुआत 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के पर होगी। इसी तरह निर्माण मजदूर परिवार सशक्तिकरण योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके बच्चों को उच्च शिक्षा आईआईटी, जेईई, नीट, सीए की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना की शुरुआत होगी। साथ ही प्रदेश के 26.68 लाख निर्माणी श्रमिकों और उनके बच्चों को कौशल उन्नयन हेतु निर्माण मजदूर परिवार सशक्तिकरण योजना भी प्रारंभ की जाएगी। बैठक में श्रम मंत्री ने बताया कि विष्णुदेव साय ने श्रमिक सम्मेलन की घोषणा के अनुरूप शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, ये भी इम्पोर्टेंट योजना है, जिलों में शुरू की जाएंगी। वर्तमान में 9 जिलों में कुल 33 भोजन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। बोर्ड ने और भी निर्णय लिया, जैसे कि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाएंगे श्रमिकों के। स्वास्थ्य विभाग और ईएसआईसी क्या है आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट संस्था है, से भी परीक्षण कराए जाएंगे। 26 लाख से अधिक जो श्रमिक पंजीकृत हैं उनको लाभ मिलेगा। अब इसके साथ ही अभी तक क्या होता था कि 26 जो पंजीकृत मजदूर हैं उनकी मृत्यु होने पर उन्हें कुछ राशि दी जाती थी, लेकिन बिना पंजीकृत श्रमिकों को मृत्यु पर कोई राशि नहीं दी जाती थी। तो अब यह निर्णय लिया गया कि मंडल अब 1 लाख रुपए दिए इनकी मृत्यु पर भी देगा। मुख्यमंत्री दुर्घटना पर जैसे श्रमिक की मृत्यु एवं दिव्यांगता के संबंध में मृत्यु पर 5 लाख रुपए, स्थायी दिव्यांगता में 2.5 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु पर 1-1 लाख रुपए दी जाती है। और अपंजीकृत को कुछ नहीं दिया जाता था, अब उनके लिए भी 1 लाख रुपए रखी गई है। बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे श्रमिक कार्यस्थल पर अगर मृत्यु होती है तो 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आज के न्यूज बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मुझे जल्दी न्यूज़ कवर करना पड़ा, लेकिन आपको चाहिए कि न्यूज़ के इर्द गिर्द के सभी प्रश्न, सभी तथ्य और भी जानकारी आप एकत्रित करें और अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।